हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त बढ़िया एकदम। आइए बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे चलते हैं, जहां हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, तो इसके पीछे हमने आपको 3 वीडियो बनाए हैं, जो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 पे आधारित है। यानी ऐसे हमने उसको बनाया है, लेक्चर 01, लेक्चर 02 और लेक्चर 03। आज बेटा हम लेक्चर 04 की बात करने जा रहे हैं बेटा। तो बेटा इसके पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया वैद्युत आवेश क्या है, फिर वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, फिर बेटा हमने वैद्युत आवेश के गुणधर्म पढ़ाए हैं, फिर बेटा तीसरा जो हमने लेक्चर बनाया है यानी पिछला, इसकी पीछे वाले वीडियो में वहाँ हमने आपको पदार्थों को आवेशित करने की विधियाँ पढ़ाई हैं बेटा। ओके बच्चों, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप लेक्चर नंबर 4 पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वीडियो नंबर 1, 2, 3 देख ही लिए होंगे, यानी देखे जरूर होंगे बेटा। ऐसा हम मान के चल रहे हैं। क्यों मान के चल रहे हैं बेटा? क्योंकि हमको पता है कि अगर आपको पिछले वीडियो का बेस नहीं पता होगा तो हम आज जो पढ़ाने जाए बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। फिर भी घबराइए मत, हम थोड़ा सा रिकैप करा के छोड़ते हैं। तो बेटा एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत आवेश से संबंधित नियम, जिसको हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है कूलॉम, क्या नाम बच्चों? कूलॉम, उन्होंने दिया है। कूलॉम ने वैद्युत आवेश की व्याख्या किया और इसी आधार पर उन्होंने अपना एक नियम प्रस्तुत किया, जिसको नाम दिया गया कूलॉम का नियम। ओके बच्चों, तो पहले आपको थोड़ा सा हिंट बता दें कि आवेश क्या बेटा? पदार्थों का वह गुणधर्म जिससे वह दूसरे पदार्थों को खींचता है या धकेलता है। ओके बच्चों, किसी पदार्थ का, किसी भी मटेरियल का वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुणधर्म, इस पर सवाल नहीं उठता है कि ऐसा क्यों है। बेटा हमारे अंदर गुणधर्म हमारा गुण है, यानी हमारी क्षमता है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ाते हैं, तो आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते कि आप क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि बेटा ये मेरी खुद की कमाई है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरा खुद का नेचर है। ओके बच्चों, तो ऐसे ही हर पदार्थ का एक नेचर है कि वह दूसरे पदार्थों को जब उसके पास ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या तो उसको आकर्षित कर लेता है या प्रतिकर्षित कर देता है। तो जिस गुणधर्म का ऐसा करता है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, वही वैद्युत आवेश है। बेटा वैद्युत आवेश 2 प्रकार का है, मैक्सिमम हमने बताया था, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। और बेटा अगर 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी 2 धनावेशित कण को एक दूसरे के निकट ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बेटा ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। यानी लाइक चार्जेज अगर है, यानी दोनों प्लस में है तो दोनों को रिपल करेंगे, और अगर बेटा प्लस माइनस है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर ये Q1 वाला पॉजिटिव है, Q2 वाला निगेटिव है, तो दूसरे क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा, यानी दूसरे को आकर्षित करेंगे। ओके बच्चों, तो यानी क्या हमने समझा सीखा कि सजातीय आवेश होगा तो आकर्षित करेगा? नहीं, सजातीय होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, विजातीय है तो आकर्षित करेगा। ओके बच्चों, क्या है? लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ओके बच्चों, तो ये अट्रैक्शन रिपल्सन जो होता है, इसी आधार पर हमारे ग्रेट साइंटिस्ट कूलॉम सर ने, द ग्रेट साइंटिस्ट कूलॉम, क्या नाम बेटा? कूलॉम, उन्होंने नियम दिया जिसको नाम दिया गया कूलॉम का नियम। क्या कहा गया बेटा? कूलॉम का नियम। तो आइए बेटा आज की चर्चा रहेगी कूलॉम के नियम पर। ओके बच्चों, तो आज की टॉपिक किस पे बेस्ड है? कूलॉम्स लॉ। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में आता है और श्योर आता है, इसको याद रखिए। आपको इसको करना है, सीखना है, और बोर्ड परीक्षा में जब आए तो उसको करके फोड़ के आना है, चाहे जो हो जाएगा। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके बच्चा, यानी शॉर्ट में आते हैं, समझे? तो बेटा चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। विशेषता ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं और आपको हम समझा रहे हैं व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। बड़ा ही सरल और सहज शब्दों में क्या समझाने जा रहा है बेटा? कूलॉम्स लॉ। आइए थोड़ा सा रंग बिरंगा कार्यक्रम, यानी एक ब्लू के अलावा हम लोग यहाँ ग्रीन का यूज करने जा रहे हैं, ब्लैक नहीं यूज करेंगे। पहले हम देख लें कूलॉम का नियम। ये हो गया बेटा हमारा मेन टॉपिक जो आज हमको पढ़ना है इस वीडियो में। ओके बच्चों, जिसको हम अंग्रेज़ों की भाषा में COULOMB कूलॉम्स लॉ कहते हैं। ओके बच्चों, कूलॉम सर ने क्या बताया आपको पहले समझा दें। कूलॉम ने बताया बेटा कि 2 अगर बिंदु आवेश, क्या बेटा? 2 बिंदु आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूर रखे जाते हैं या एक दूसरे के पास ले आते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर एक बल आरोपित कर देते हैं, जिससे बेटा हम वैद्युत बल कहते हैं। कौन बल? वैद्युत बल। कब लगता है? जब 2 आवेश
एक दूसरे के निकट आते हैं या एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों आवेश एक दूसरे पर एक अपना क्षेत्र स्थापित करते हैं, उस क्षेत्र से बल उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है वैद्युत बल। ओके बच्चा, तो कूलाम सर ने क्या बताया बेटा, दो बिंदु आवेशों के बीच, कैसे बिंदु आवेश बेटा, स्थिर बिंदु आवेश। व्हाट टाइप ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, यानी ऐसा चार्ज जो रुका हो, ऐसे चार्जों के बीच उन्होंने वैद्युत बल का एक नियम दिया बेटा जिसे कूलाम का नियम कहा। वैद्युत बल के एक नियम दिया जिसका नाम क्या है, कूलाम का नियम। क्या नियम बच्चा, कि इन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेश जब एक दूसरे के निकट रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे पर एक बल आरोपित करते हैं जिसे बेटा हम वैद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी कह सकते हैं। क्यों बेटा, स्थिर बल है ये कौन सा बल है, स्थिर बल है, यानी आवेशों के बीच जो ये बल लगेगा वो आवेश स्थिर होने चाहिए। ओके बच्चा, तो आइए देखते हैं, नियम लिखते हैं हम लोग। क्या नियम है बेटा, इनके अनुसार, किसके अनुसार बेटा, कूलाम के अनुसार। तो कूलाम ने क्या दिया बेटा, कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किसके बीच बेटा, बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, थोड़ा दूसरी वाली दीजिए हमको जिसमें इंक हो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत या लगने वाले, ओके बच्चा, कार्यरत कहिए या क्या कहिए, लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में। कौन संबंध बेटा, वैद्युत बल, यानी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बेटा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। बल के संबंध में क्या दिखाया बेटा, एक नियम प्रस्तुत किया या एक नियम दिखाया जिसको हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। प्रस्तुत किया जिसे क्या नाम दिया गया बच्चा, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। ध्यान दीजिए बच्चा, नियम अभी लिखते हैं, पहले ये देखते हैं कि कूलाम सर ने नियम क्यों दिया, जिसे कूलाम का क्या कहते हैं बच्चा, नियम कहते हैं या कहा जाता है। ओके बच्चों, तो आइए बिना विलंब के इनके नियम को समझते हैं। पहले आप समझ लीजिए कूलाम सर ने क्या बताया कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूर या कुछ निकट रखे जाते हैं तो दोनों एक दूसरे पर एक बल आरोपित करते हैं जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। उसी वैद्युत बल के संबंध में कूलाम सर ने नियम दिया। ओके बच्चों, क्या नियम है, अब नियम लिख दिया जाए। क्या नियम है लिखा जाए, तो आप इसको देख लीजिए। क्या सर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश अगर रहते हैं एक दूसरे के समीप, यानी ये देखिए बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु आवेश ऐसा है, दूसरा ऐसा है। बिंदु आवेश का मतलब हमने आपको समझाया है। अगर आपको बिंदु आवेश के बारे में समझना है तो आप हमारे लेक्चर 02 में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि बिंदु आवेश क्या होता है। लेक्चर 02 नहीं, लेक्चर 01 में, सॉरी, लेक्चर 01 में। लेक्चर 02 में तो हमने आपको पढ़ाया है बेटा आवेश के गुणधर्म। लेक्चर 01 हमने आपको वैद्युत आवेश के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा हमने डिस्क्राइब किया है, एकदम एक्यूरेट बताया है क्या क्या होता है। बिंदु आवेश क्या है बेटा, ऐसे आवेश जिनका परिमाण कम हो लेकिन ये अपना वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हो, यानी जो अवकाश में छोटे से दिखते हो। कैसे दिखते हो बेटा, किसी स्पेस में छोटा सा चार्ज जो होता है, जो छोटा सा वस्तु होता है उस पर जो चार्ज होता है वो बिंदु आवेश कहलाता है। तो इसके अनुसार यानी क्या हम कहना चाहते हैं, सुनिए कि बिंदु आवेश क्या है बेटा, वह आवेश जो किसी निकाय में छोटा सा दिखे, किसी सिस्टम में कैसा दिखे, छोटा सा, वो बिंदु आवेश है। ओके बच्चों, तो इन्होंने बताया बेटा कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे के निकट रखे जाते हैं तो इनके बीच एक बल कार्य करता है, उसी बल के बारे में इन्होंने नियम दिया है। मान लेते हैं ये बिंदु आवेश Q1 है, ये Q2। तो सर क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन से सर बेटा, कूलाम सर। और हम भी बता रहे हैं कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे के निकट रखे जाएंगे तो ऐसी स्थिति में पहला बिंदु आवेश दूसरे पर, दूसरा बिंदु आवेश पहले पर, ये बेटा क्या करता है, बल आरोपित कर देता है। क्या आरोपित करता है बेटा, बल। कौन सा बल, वैद्युत बल। अगर दोनों आवेश सजातीय नेचर के होते हैं तो प्रतिकर्षित कर देते हैं, और अगर विजातीय होते हैं तो दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो इनके बीच बेटा Q1 वाला Q2 को धकेल देता है और Q2 वाला Q1 को। तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को बल आरोपित करते हैं। इस बल का नाम है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बेटा, कौन सा बल है ये, प्रतिकर्षण बल।
कौन सा बल बेटा, प्रतिकर्षण। और अगर इसी के अपोजिट मान लीजिए, जैसे एक ठो पॉजिटिव है और एक ठो निगेटिव है, दोनों बिंदु आवेश होना चाहिए, दोनों स्थिर होना चाहिए बेटा। ये प्लस है, ये माइनस, इनको हमने कुछ दूरी पर रख दिया। अब ऐसे स्थिति में बेटा ये इनका नेचर डिफरेंट है, अर्थात एक प्लस में और एक माइनस में, तो श्योर है दोनों क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो Q1 वाला Q2 को खींचेगा, Q2 वाला Q1 को। ऐसी स्थिति में जो बल उत्पन्न होगा उसका नाम होगा आकर्षण बल। और बेटा दोनों प्रकार के बलों को हम सीधा सीधा नाम देते हैं वैद्युत बल। क्या नाम दिया जाता है इनको बेटा, वैद्युत बल। चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, दोनों क्या होगा बेटा, वैद्युत बल, चाहे आकर्षण वाला हो या प्रतिकर्षण वाला। ओके, आकर्षण कब होगा, जब दोनों डिफरेंट नेचर के होंगे, अर्थात एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव। और प्रतिकर्षण कब होगा बेटा, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। दोनों निगेटिव होंगे तब भी यही होगा, निगेटिव मतलब दोनों माइनस में हो, ये Q1 वाला भी माइनस में हो, Q2 वाला भी किस में हो, माइनस में। तो ऐसी स्थिति में Q1 वाला Q2 को, Q2 वाला Q1 को धकेलता है, तब भी यहाँ बल कार्य करता है बेटा। वो कौन सा बल होता है, प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, विजातीय नेचर के हैं। यहाँ जो बल कार्य किया कौन सा है, प्रतिकर्षण। ओके बच्चों, तो बल के बारे में कौन बता रहा है बेटा, कूलाम सर। इन्होंने जो नियम दिया इसका नाम आया कूलाम का नियम। अब नियम कह दीजिए, लिख देते हैं बेटा। पहले आप एक बस ध्यान से देख लीजिए क्या हमने बताया है। कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया बेटा। किसके बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में नियम दिया है। ओके बच्चों, क्या नियम है आइए सुनते हैं। इनके अनुसार, किसके अनुसार बेटा, कूलाम के अनुसार, कि निर्वात या वायु में रखे, कहाँ बेटा, निर्वात या वायु में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच सदैव एक बल कार्य करता है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। ओके बच्चा, वो बल कैसा होता है, किस नेचर का होता है, डिपेंड करता है आवेशों की प्रकृति पर। अगर आवेश सजातीय प्रकृति के होते हैं तो दोनों को दूसरे धकेलते हैं, यानी प्रतिकर्षण बल होता है। और अगर विजातीय नेचर के होते हैं तो क्या करता है बेटा, आकर्षण बल होता है। तो इन दोनों बलों के संबंध में इन्होंने अपना एक गणितीय सूत्र दिया जिसको कूलाम के नियम का गणितीय सूत्र भी कहते हैं। अभी उसको लिखाएंगे भी, लेकिन उसके पहले हम कूलाम का नियम लिखा दें, उसके बाद हम गणितीय व्यंजक भी बताएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ओके बच्चा, तो ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना। ओके, तो आइए देखते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग। क्या है, कूलाम के नियम का क्या बेटा, स्पष्टीकरण, यानी क्या ये कहना चाहते हैं। क्या इसको हम इरेज कर दे बेटा, क्योंकि लिखते समय इसमें हम यूज करेंगे तो थोड़ा सा जगह लेगा ये, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और कूलाम सर का नियम लिखने जा रहे हैं बहुत ही सुनहरे अक्षरों में। क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। कूलाम का नियम यानी कूलाम के अनुसार, किसके अनुसार बेटा, कूलाम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम। क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, कूलाम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार आप कह सकते हो। क्या बच्चा, निर्वात या वायु में रखे, कहाँ बेटा, निर्वात मतलब जहाँ हवा न हो, निर्वात या वायु में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर कैसे आवेश बेटा, बिंदु आवेशों के बीच। ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस निर्वात या वायु में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल के बीच लगने वाला वैद्युत बल, कौन सा बल बेटा, लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं, वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल भी कह सकते हैं बेटा। क्या बेटा, स्थिर वैद्युत बल। निर्वात या वायु में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के बेटा, इन दोनों आवेशों के, ध्यान से, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, ओके बच्चा, अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी अगर आवेशों का परिमाण बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच लगने वाले बल का मान बढ़ता जाएगा और घटा देंगे तो घट जाएगा। अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, किसके बेटा, इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ओके बच्चा, दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया बेटा कूलाम सर का नियम। डन। नियम को एक बार हम फिर से रीड कर देते हैं, आप पढ़ भी लीजिए, समझ भी लीजिए, जहां आएगा ना आएगा पूछ भी लीजिएगा। इसके बाद हम इसके कूलाम के नियम का गणितीय रूप लिखेंगे। पहले नियम पर ध्यान देते हैं, सिद्धांत क्या कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम ने बेटा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में नियम प्रस्तुत किया है, जिसको नाम दिया गया है कूलाम सर का नियम। इन्हीं के नाम पर, इनके सम्मान में क्या कह रहे हैं बेटा कि निर्वात या वायु में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, अगर दो बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे जाते हैं, यानी कंडीशन याद रखना है बेटा, क्योंकि आवेश अगर माध्यम में रखे जाएंगे तो बल के लिए थोड़ा सा कंडीशन है, उसको आगे हम पढ़ेंगे कि अगर निर्वात या वायु की जगह पे कुछ और माध्यम हो, जैसे जल हो, कांच हो, पारा हो, सिलिका हो, माइका हो, कुछ और माध्यम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा उसको सर्कमस्टेंस के अनुसार यानी परिस्थितियों के अनुसार पढ़ेंगे। लेकिन अभी इनके मेन नियम को हम पढ़ रहे हैं कि अगर निर्वात या वायु में है, जहां हवा न हो या हवा हो, ऐसे स्थानों पर अगर रखे जाते हैं तो इनके बीच जो बल लगता है बेटा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के भी कह सकते हैं, गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। सर जी का नियम यही है, मास्टर साहब बता रहे हैं, और ये सर बताए हैं, कौन सर, कूलाम सर, कि निर्वात में अगर दो बिंदु आवेश रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित। अपने हमने आपको फोटो में दिखाया था, अगर आपको समझना है तो एक बार और दिखा देते हैं बेटा। ये हो गया आपका पहला बिंदु आवेश Q1, और ये हो गया बेटा दूसरा बिंदु आवेश Q2। ये बेटा एक दूसरे से r डिस्टेंस पर निर्वात या वायु में रखे गए, यानी इनके बीच कोई माध्यम नहीं है, हवा है या तो मान लीजिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बेटा Q1 वाला Q2 पर और Q2 वाला Q1 पर एक बल आरोपित करता है, उसी बल का नाम वैद्युत बल है। वैद्युत बल कौन आरोपित करता है, पहला वाला, दूसरा वाला, कि दोनों? दोनों करते हैं बेटा। Q1 वाला Q2 पर लगाता है, Q2 वाला Q1 पर लगाता है, और दोनों लगाते हैं, एक नहीं, कितने, दोनों। ओके बच्चों, तो यही हो गया आपका कूलाम का नियम। आइए देखते हैं कूलाम के नियम का गणितीय रूप। नियम आप समझ लीजिए, अगर निर्वात या वायु में दो बिंदु आवेश रखे जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित। ऐसी स्थिति में बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। वो बल क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होगा, यानी दो आवेश रहेंगे उनके बीच का गुणनफल लेंगे, उनका गुणनफल और उनके बीच की दूरी। ओके बच्चों, इसको नोट करिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। मिटा दे बच्चों। तो मिटा रहे हैं बच्चों, उसका ध्यान दीजिए। अब आपको बताने जा रहे हैं कूलाम के नियम का गणितीय रूप। ये जो हमने लिखा है इसको गणितीय भाषा में आप कैसे बताएंगे। तो कूलाम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का कौन सा रूप बेटा, गणितीय रूप। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पहले हम हेडिंग लिख दें, कूलाम के नियम का गणितीय रूप। ओके बच्चों, यानी मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहना चाहते हैं ये, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कौन सा फॉर्म दिखने जा रहा है बेटा, मैथमेटिकल, या में THE मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ कूलाम्स लॉ। ओके बच्चों, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, ये हो गया हमारा बेटा इनका हेडिंग। आप ध्यान देते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में क्या रखेंगे आप। मान लेंगे दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, वो r दूरी पर रखे गए हैं। क्या बेटा, कि माना दो बिंदु आवेश, मान लिया बेटा दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जो निर्वात में कहिए या कह दीजिए वायु में, हवा में या क्या कह दे बेटा, वायु में, r इकाई दूरी पर। कितनी इकाई दूरी पर बेटा, r इकाई दूरी पर रखे जाते हैं। कहाँ गए रखे गए बेटा, r इकाई दूरी पर रखे जाते हैं। ठीक बेटा, तब इस स्थिति में
तब इस स्थिति में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में दोनों बिंदु आवेश यानी पहला वाला दूसरे पे, दूसरा वाला पहले पर, दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं बेटा, जो बल आरोपित करते हैं, यदि F12 तथा F21 हो तो, अभी आपको बताते हैं F21 F12 क्या है बेटा, क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए। माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं जो निर्वात वायु में r दूरी पर रखे जाते हैं। ओके बच्चा, ये कंडीशन है। तब इस स्थिति में दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं जो F12 और F21 कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, F12 और F21 कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, यदि आरोपित करते हैं, यदि जो कौन, जो तुम नहीं जाना बेटा, जो तुमको नहीं जाने के लिए कह रहे हैं हम लोग, जो मतलब इसको, जो F12 तथा F21 होता है। क्या होता है बेटा, F12 तथा F21 होता है। ये कैसा होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा बिंदु आवेश Q1 है, ये Q2, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल फॉर्म दिखा रहा है बेटा इसका। ये आवेश Q1 है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी Q2 है, पॉजिटिवली चार्ज है। इनको हमने r डिस्टेंस पे, r दूरी पर मान लेते हैं, ये पॉइंट B पे रखा है, ये A पे रखा है। कितने डिस्टेंस पे रखे हैं बेटा, r डिस्टेंस पे रख दिया। तो ऐसे ही बेटा Q1 वाला Q2 पर, Q2 वाला Q1 पर। Q1 वाला कहाँ आरोपित करता है बेटा, Q2 पर। Q2 वाला कहाँ आरोपित करता है, Q1 पर। क्या आरोपित करते हैं, बल। यहाँ ध्यान दीजिए, Q1 वाला Q2 पर और Q2 वाला किस पे बेटा, Q1 पर एक बल आरोपित करता है। ये बल F12 है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, 1 वाला 2 पर, 2 वाला 1 पर। ओके बच्चा, ये बल होते हैं परिमाण में समान। ये बल क्या होते हैं बेटा, परिमाण में समान होते हैं। अर्थात यानी यहाँ जितना बल पहला वाला दूसरे पर लगाता है, उसका परिमाण दूसरे वाले द्वारा पहले पर लगने वाले बल के परिमाण क्या होता है, बराबर। दूसरे पे पहला जितना बल लगाता है, पहले पर दूसरे पर पहला भी उतना ही बल लगाता है। दूसरा वाला पहले पर, यहाँ पहला वाला दूसरे पर जो बल लगाता है बेटा, इनका परिमाण समान होता है, परंतु दिशा विपरीत होती है। दिशा क्या होती है बेटा, विपरीत, यानी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो एक निगेटिव, यानी एक बाईं तरफ होगा तो एक दाईं तरफ। ओके बेटा, ये परिमाण समान होते हैं। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं अथवा ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्या चीज़ कह रहे हैं कि जो 1-2 का फोर्स है वो 2-1 के फोर्स के बराबर तो है, लेकिन दिशा में क्या है बेटा, विपरीत है, चिन्ह में विपरीत है। अर्थात ये बल संरक्षी बल है बेटा। कैसा बल है, संरक्षी। अब इन्होंने मान लिया कि यदि इन दोनों बलों का परिणामी F हो, यदि दोनों द्वारा आरोपित बल कौन सा बल भाई, वैद्युत बल। कौन सा बल बेटा, वैद्युत बल, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण, F हो, तो आइए कूलाम सर के गणितीय नियम को कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ध्यान दीजिए, वो क्या है बेटा कि यदि दोनों द्वारा आरोपित वैद्युत बल F हो, किसके द्वारा भैया, ये Q1 वाला Q2 पर, Q2 वाला जो बल लगा रहा है, अगर दोनों बल क्या हो बेटा, F हो, तो ऐसी स्थिति में कूलाम के नियमानुसार, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ ये मेन फॉर्म है, यही लिखने जा रहे हैं कूलाम के नियम का गणितीय रूप। कूलाम के नियमानुसार जो ये बल लग रहा है बेटा, वैद्युत बल जो है F, यहाँ ध्यान दीजिए, F अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। ओके मास्टर, और F जो होता है बेटा व्युत क्रमानुपाती होता है इनके बीच के डिस्टेंस के। अब बेटा दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, यानी समीकरण 1 और 2 को ले लें, क्या यहाँ दिख रहा है जी, 1 तथा समीकरण 2 से देख के बताओ भाई, यहाँ जहाँ लिख रहे हैं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक दिख रहा है पूरा, इसके ऊपर तक बस खाली ये तक दिख रहा है,
ठीक, कोई बात नहीं। इसी नियम को बेटा हम समीकरण 1 और 2 को कंपाइल करके वहाँ लिख रहे हैं, जगह न होने के नाते। ये सर जी का नियम है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो इनके बीच जो बल लगता है इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके बेटा, तो ये हो गया Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती और R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 और 2 को कंपाइल करें बेटा, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ लिख दें। समीकरण 1 और 2 का कॉम्बिनेशन करने पर यहाँ जो वैद्युत बल आ रहा है बेटा, कौन सा बल? वैद्युत बल, दैट इज F, अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ओके बच्चों, इसी चिन्ह को हटाया सर जी ने और नियम दिया K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये बड़ा समीकरण नंबर 3 जो आया है, यही जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो 3 लिख रहे हैं, यही हमारे कूलाम सर का गणितीय रूप है। कौन सा रूप है बेटा? यही कूलाम सर के नियम का, यानी कूलाम के नियम का कौन सा रूप बेटा? गणितीय रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? गणितीय रूप। यानी गणना करते समय दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको अगर हल करना है कितना लगता है तो यहीं से निकालते हैं बेटा। ओके, यही कूलाम सर के नियम का कौन सा रूप है? गणितीय रूप। इसको आप नोट कर लीजिए, तब आपको हम इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो सर जी ने बताया है। और नोट करिए बेटा फिर से, तो शाबाश, वाह बेटा वाह, क्या गजब है, मज़ा आ गया। कूलाम सर का नियम क्या है एक बार फिर समझाते हैं, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो एक बार बता दे बच्चा। ओके, बताते हैं। क्या है बेटा? इन्होंने कहा कि अगर दो बिंदु आवेश निर्वात या वायु में कुछ दूरी पर रखे जाएंगे तो दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। ओके मास्टर, ठीक। फिर बेटा क्या है, इन्होंने बताया कि जो बल लगता है इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ओके मास्टर, तो हमने वही किया बेटा कि मान लिया कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं जो निर्वात या वायु में R दूरी पर रखे हैं। ये Q1 Q2 R दूरी पर रखे हैं। ओके बच्चा, फिर क्या है आगे? तब इस स्थिति में दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं, अगर वो F1 F2 और F21 हो, यदि F12 और F21 हो, यदि F12 और F21 हो तो क्या हो? तो भाई हो तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम सर के नियमानुसार F जो होगा Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती और R स्क्वायर के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों को बेटा कंपाइल करते हैं समीकरण 1 और 2 को, तो हमको मिलता है वैद्युत बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या F बराबर मिल गया बच्चों K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ K क्या है बेटा अभी बताते हैं। और ये जो समीकरण हमारा आया है, ये समीकरण 3, इसी को कूलाम के नियम का गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं। ओके बच्चा, इसको नोट करिए। अभी K के बारे में चर्चा चलेगी थोड़ी सी, उसके बाद कूलाम के नियम से संबंधित कुछ शर्तें हैं वो बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद कूलाम के नियम से संबंधित सवाल नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे बेटा। इसलिए ध्यान दीजिए, इसको आप फटाक से नोट कीजिए ताकि हम इरेज कर सकें। नोट करो बेटा। तो ओके, मिटा दें? मिटा रहे बच्चों। तो यहाँ रहा कूलाम का नियम गणितीय रूप। आपको गणितीय रूप के बारे में थोड़ा सा चर्चा कराएंगे बेटा कि K कहाँ से आ गया। Q1 Q2 की बात तो किए थे, ये केस कहाँ से लेके आ गए? तो बेटा K एक नियतांक है, नियत अंक है जो माध्यम पर डिपेंडेंट करता है। K का मान यहाँ एक ऐसा K वैल्यू आया है, ध्यान दीजिए बेटा समीकरण 3 में, ध्यान दीजिए, जहाँ आपको दिखाना है कि समीकरण 3 में K क्या है। जहाँ K है बच्चों अनुक्रमानुपाती नियतांक। कौन सा नियतांक है बच्चों? अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो माध्यम डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? माध्यम पर। जो आवेशों के बीच, किसके बीच बेटा? आवेशों के बीच कौन सा माध्यम रखा है उस पर डिपेंड करता है। बीच माध्यम पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि इनके बीच कौन सा माध्यम रखा है। ओके बच्चों, क्या है? परंतु कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो, परंतु
निर्वात या वायु के लिए कौन सा माध्यम हो बेटा कि अगर कुछ भी ना हो या हवा हो, निर्वात या वायु के लिए अगर माध्यम बीच में आता है बेटा निर्वात या वायु, तो के का जो मान है वो फिक्स है। वो कितना है बेटा 9 गुणे 10 की घात 9। कितना बच्चों 9 गुणे 10 घाते 9। क्या है मान भाई 9 गुणे 10 की घात 9। इसको हम अंडर ब्रैकेट करते हैं, ये थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। क्या है बेटा के की वैल्यू निर्वात या वायु के लिए के का मान है 9 गुणे 10 घाते 9। मात्रक की बात करें बेटा तो यहीं से निकाल लेंगे, ये भाग इधर गुणा, तो बल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। क्या मात्रक होगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम का स्क्वायर, ये मात्रक है के का। ओके बच्चा, तो के किसके लिए क्या है हमने बताया कि अगर माध्यम नहीं है यानी निर्वात या वायु है तो के का मान 9 गुणे 10 घाते 9 होगा। ओके बच्चों क्लियर, ये हो गया कूलाम के नियम और इनका गणितीय रूप। अब के का मात्रक हमने जान लिया है तो आइए लगे हाथ के की बीमा भी देख लें। के की क्या देख लें बच्चों बीमा, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के क्या है भाई जरा डायमेंशन देखते हैं। के की बीमा क्या है ध्यान दीजिए, के की बीमा पर ध्यान दीजिए। क्या है बेटा सूत्र यही है, इसी सूत्र का यूज करेंगे चूंकि हमने पढ़ा कि F बराबर होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये बेटा भाग इधर गुणा, गुणा वाला क्या करेगा भाग, अथवा हम लिख सकते हैं कि K बराबर जो होगा F इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। ओके मास्टर ठीक। आइए देखते हैं बेटा, अब निकालेंगे के की बीमा। क्या निकालेंगे बेटा के की बीमा। ध्यान दीजिए कुछ है नहीं, बस इसी में रखिए, सब बीमाओं को रख दीजिए आंसर आ जाएगा। एफ की बीमा, आर स्क्वायर बीमा, Q1 की बीमा, Q2 की बीमा। तो एफ की बीमा किसकी बीमा बेटा एफ की, एफ क्या है बल, बल की बीमा MLT पावर -2, आर स्क्वायर की बीमा डिवाइड बाई Q1 की बीमा गुणे Q2 की बीमा। ओके बच्चा यहाँ तक दिख रहा है, इसके ऊपर हम लिखने जा रहे हैं बीमाएं। ध्यान दीजिए यहाँ लिख दें बेटा, इसी को हम यहाँ लिख दें, ध्यान दीजिए के की बीमा। अतः लास्ट लाइन लिख सकते हैं हम लोग के की बीमा, के की बीमा। यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा, फोकस यहाँ कीजिए, तब के की बीमा जो आएगी वो होगी बेटा बल की बीमा बताया गया MLT पावर -2। ओके ये बल की बीमा है, दूरी की बेटा है L स्क्वायर और आवेश का है AT गुणे AT। तो AT में AT का गुणा करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा, और क्या ही भाई L स्क्वायर गुणा L में करेंगे तो L क्यूब आएगा मास्टर -2 बटे A स्क्वायर और T स्क्वायर। बेटा ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर इनको हम ऊपर ले जाते हैं क्या हो जाएंगे नेगेटिव, यानी हमारा जो लास्ट में देख रहे हैं बीमा वो क्या आने वाला है ध्यान दीजिएगा, वो आएगा बेटा M ओके L पावर 3T। अब 2 प्लस में ऊपर जाके माइनस में होगा तो 2 और 2 कितना होगा बेटा -4 और ये घाते -2। ये हो गया बेटा के की बीमा। कब, जब निर्वात या वायु में हो तब। इसके अलावा अगर माध्यम में आएगा तब भी बीमा ही होगी, मान भले अलग होगा लेकिन बीमा ही होगी। ओके बच्चों तो ध्यान दीजिए हमने क्या क्या सीखा, हमने कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम के नियम की गणितीय रूप को देखा। आपने जो देखा है उसको आप समझते रहिए, जहाँ ना आए पूछते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो ज़रूर आप मेंशन कीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं या क्या दिक्कत है। ओके बच्चा, तो आइए बिना विलम्ब किए हम लोग चलते हैं आगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कूलाम सर क्या बता रहे हैं, इनका नियम कहाँ कहाँ लगता है, उसकी सीमाएँ यानी शर्तें देखेंगे। चलिए बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन तो आज नहीं, क्वेश्चन कल कराएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो पाए इसलिए। तो चले बिना विलम्ब की आइए देखते हैं क्या कूलाम के नियम की शर्तें कि कहाँ कहाँ इनका नियम लगता है। ओके बच्चों, तो नियम की शर्तें देखिए क्या शर्त कह रहे हैं, उससे संबंधित एक आध क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं ले जाना है, शॉर्ट में ही, ताकि आप समझ सकें। हालांकि वो इससे ही लागू हो चुका होगा हमें लगता है। तो आइए देखते हैं बेटा कूलाम के नियम की सीमाएं यानी शर्तें क्या है कि कब कब लगती हैं, कैसे लगती हैं। कूलाम
के नियम की सीमाएं, यानी कहाँ कहाँ लागू, कहाँ लिमिट है भाई इनकी, हर जगह नहीं लगा सकते आप। सीमाएं कहिए या कह देते हैं बच्चा शर्तें। तो आइए उस नियम पर चलते हैं, उन चीज़ों पर जहाँ कुलाम सर बता रहे हैं कि इनका नियम कहाँ कहाँ लग सकता है। यानी आप देखेंगे कि बेटा कि इनका कंडीशन कहाँ कहाँ लगता है, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। कुलाम के नियम की शर्तें, पहला बेटा कुलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। कहाँ लगता है बेटा? स्थिर बिंदु आवेश, यानी जब आवेश स्थिर होंगे, कोई आवेश गति में न हो, तभी ये बल लगेगा। पूछा बताएंगे क्यों लगे, क्या ऐसा है। तो पहला बेटा कि इनका नियम, कुलाम का नियम, किसका नियम? कुलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है बेटा। कुलाम का नियम केवल कहाँ बेटा? स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। रीजन पूछा जाए कि क्यों मास्टर, ऐसा क्यों है कि काहे स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है, तो आपको हम बता देते हैं कि ऐसा क्यों है बीच लगता है। यानी यहीं पे आप लगा सकते हैं जहां आवेश रुका। क्यों बेटा? ध्यान दीजिए, क्यों ऐसा क्यों है, तभी हमने गणितीय नियम में देखा था कि कुलाम सर बता रहे हैं कि जो यफ है बल, वो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के बराबर होता है। तो R दूरी है आवेशों के बीच बेटा। अगर दूरी निश्चित नहीं हो पाएगी तो क्या ये नियम लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा भाई? अगर दो बिंदु आवेश है, दोनों की दूरी कंफर्म करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि बल कितना है। अगर गति में आएगा तो दूरी कहाँ कंफर्म हो पाएगी? जब दूरी कंफर्म नहीं होगी तो कंफर्म है कि स्थिर होना जरूरी है। दूरी अगर कंफर्म नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में बल भी कंफर्म नहीं होगा। जब बल ही कंफर्म नहीं है तो नियम लगा के क्या करेंगे? घंटा उखाड़ेंगे, कुछ नहीं होगा इससे। तो ध्यान दीजिए बेटा, कुलाम के नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगते हैं। कहाँ बेटा? कुलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। डन। रीजन हमने बताया क्यों, क्योंकि बेटा इनके बीच की दूरी अगर हम बढ़ाते घटाते रहेंगे, अर्थात हम अगर आवेश को गति मिलाएंगे तो दूरी का कोई निश्चित परिमाण नहीं मिल पाएगा। जब निश्चित परिमाण नहीं मिलेगा तो कुलाम का नियम नहीं लगेगा। ये हो गई पहली शर्त। दूसरा बेटा क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो कुलाम का नियम है ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कुलाम का नियम यानी कुलाम सर का जो लॉ है, कुलाम का नियम, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। जरा इंक पिलाइए भाई इसको। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। देखिए उसमें इंक लगा होगा, दीजिए हमको। तो इंक डाला गया उसमें, इसमें डालिए। कुलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करता है बेटा? पालन करता है। कुलाम्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अर्थात क्या है भाई व्युत्क्रम वर्ग का नियम? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं पेपर में। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है? ये नियम बता रहा है बेटा कि अगर हम दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दें या घटा दें तो ऐसी स्थिति में इनके बीच जो बल लग रहा है वो बल भी वर्ग के रूप में घट जाता है और बढ़ जाता है। लेकिन कैसे? उल्टा, यानी दूरी अगर बढ़ाते हैं तो बल वर्ग के रूप में घटता है और दूरी अगर घटा दिए तो बल वर्ग के रूप में घट जाता है। बढ़ाने पर घटेगा, घटाने पर बढ़ेगा, उल्टा वर्ग के रूप में घटेगा और वर्ग के रूप में बढ़ेगा। इसी नियम को हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। क्या बेटा? व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है कि कोई भी भौतिक राशि अगर कोई परिवर्तन करने पर यानी वृद्धि करने पर वर्ग के रूप में घट रहा हो, घटाने पर वर्ग के रूप में बढ़ रहा हो, तो इसी नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। ओके बच्चा, कुलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। जरा यहाँ देखिएगा, सूत्र यही है। इस सूत्र में आपने देखा कि एफ जो है वो आर स्क्वायर के क्या है भाई? अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती है बेटा। क्यों? क्योंकि ये दूरी के वर्ग के उल्टा लिखा है ना, इसीलिए। ओके बच्चा, तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। कौन सा नियम? कुलाम का नियम। तो थोड़ा सा इसको लिखकर इसके स्टेटमेंट को
बताते बेटा, क्योंकि इससे संबंधित नियम पर सवाल आता है। इस नियम से संबंधित क्या आता है बेटा? सवाल। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। हालांकि हेडिंग में हेडिंग पड़ गई तो बताना पड़ेगा बेटा। क्यों बताना पड़ेगा मास्टर? क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, कौन सा लॉ बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या है बेटा ये नियम? यदि कोई परिवर्तन करने पर, यानी कुछ अगर हम परिवर्तन कर दें, कोई परिवर्तन करने पर बल वर्ग के रूप में घटे या वर्ग के रूप में बढ़े, तो इसी नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। यानी ऐसे न लिखें कि बेटा, ये लिखते हैं यदि निकाय में, यानी किसी सिस्टम में बेटा, यदि निकाय में कुछ वृद्धि करने पर, यानी कुछ घटा बढ़ा दिया जाए, कुछ वृद्धि करने पर कोई भौतिक राशि, कोई फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि वर्ग के रूप में बढ़ रही हो, भौतिक राशि वर्ग के रूप में घट जाए, वर्ग के रूप में घट जाए, तथा कमी करने पर वही भौतिक राशि, वही कौन सी राशि बेटा? फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि। अभी आपको बताते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। भौतिक राशि वर्ग के रूप में बढ़ जाए, वर्ग के रूप में बढ़ जाए, तो इस नियम को, तो इस प्रकार के नियम को, यानी जो ये ऐसा हो रहा है, इस प्रकार का एक सिद्धांत जो लागू हो रहा है, इस प्रकार के नियम को क्या कहते हैं मास्टर? व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा जाता है। ओके बच्चों, तो आइए बिना विलंब के इस भाषा को, जो हमने लिखा है, इस भाषा को हम कूलाम सर के नियम में बताते हैं। तो कूलाम सर कह रहे हैं बेटा कि अगर दो बिंदु आवेशों, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अगर आप बढ़ा दिए तो बल वर्ग के रूप में घट जाएगा, और अगर घटा दिए तो बल वर्ग के रूप में बढ़ जाएगा। ओके, ये कहना चाहते हैं कूलाम सर। यानी इसी नियम को कूलाम के अनुसार कहा देखा जाए तो कूलाम के नियमानुसार क्या करे बेटा कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या करें बेटा? बढ़ा दें, तो बल वर्ग के रूप में घट जाता है, और घटा दे तो बल वर्ग के रूप में बढ़ जाता है। कूलाम के नियमानुसार यदि क्या बच्चा? बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, ध्यान दीजिए, यदि बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, यानी आपको बता दें बेटा, आवेश के परिमाण में कोई प्रभाव ना हो, केवल दूरी बढ़ा दी जाए, दूरी क्या करे बेटा? बढ़ा दी जाए, तो इस स्थिति में इनके बीच जो बल लगता है, इनके बीच, किसके बीच भाई? हमारे आपके नहीं, आवेशों के बीच, इनके बीच लगने वाले, जो लगने वाला वैद्युत बल होता है बेटा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, वो वर्ग के रूप में घट जाता है। किसके रूप में भाई? वर्ग के रूप में घट जाता है, तथा इसके विपरीत, यानी अब कम कर दें, उल्टा कर दे बेटा, इसके विपरीत यदि आवेशों के बीच की दूरी, जरा यहाँ देख के बताइए, ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है कि नहीं भाई? आवेशों के बीच की दूरी यहाँ तक दिख रहा है, इसके नीचे आवेशों के बीच की दूरी
घटा दी जाए, अभी आपको हम समझाते हैं गणितीय भाषा में और कुछ आपको स्टेटमेंट भी बताते हैं। घटा दी जाए तो बल, कौन सा बल भाई? वैद्युत बल वर्ग के रूप में बढ़ जाता है, वर्ग के रूप में बढ़ जाता है। यही नियम है कूलाम सर का, जिसको हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम बेटा कि अगर बढ़ाने पर वर्ग के रूप में घटे और घटाने पर वर्ग के रूप में बढ़े, तो यही व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। ओके, तो कूलाम के नियमानुसार यदि बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है बेटा, तो इस स्थिति में इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होता है वर्ग के रूप में घट जाता है, तथा इसके विपरीत यदि आवेशों के बीच की दूरी घटा दी जाए तो बल वर्ग के रूप में बढ़ जाता है। बल का मान भी कह सकते हैं या बल कहिए, बल मतलब समझ रहे हैं वैद्युत बल वर्ग के रूप में बढ़ जाता है। ओके बच्चा, ये हो गया कूलाम सर का नियम। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि एफ जो है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ क्या होता है बेटा? आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यही है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसको बच्चों नोट करें, फिर आपको हम इसका ग्राफ दिखाते हैं और इससे संबंधित एक क्वेश्चन समझाते हैं। तो नोट करिए इसको जल्दी से। तो नोट हो गया बच्चा? आइए इसको विनिश करते हैं। तो आइए पहले ग्राफ बताते हैं आपको कि क्या होता है कि अगर बल बढ़ेगा तो दूरी कैसे घटेगी, दूरी घटेगी तो बल कैसे बढ़ेगा। तो थोड़ा सा सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही सब चलेगा बेटा। एक दूसरे का सहयोग बनाए रखेंगे तो श्योर है कि हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी। तो हमारे साथ साथ आप भी जुड़े हैं, तो आप पढ़ने में आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ाने में, साथ ही साथ हमारा कुछ बेनिफिट भी हो जाएगा आपके पढ़ने से। तो क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। ध्यान देकर बेटा क्या देखते हैं कि ये बता रहे हैं कि कूलाम सर का जो बल है, कूलाम द्वारा जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अर्थात दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। मान लीजिए दो बिंदु आवेश है, उनके बीच की दूरी बेटा हम 2 गुनी बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें बेटा? 2 गुनी, यानी जितना था, जैसे 1 मीटर पे था तो 2 मीटर कर दें। तो ऐसी स्थिति में जो बल लगता है बेटा 2 का वर्ग यानी 4 गुना घट जाता है। क्या गुना घटता है? 4। आपको समझा दें, यहाँ देख लीजिए, उसके बाद ग्राफ खींचते हैं। जैसे बेटा ये हमने लिया, 2 बिंदु आवेश लिए, एक बिंदु आवेश हमने लिया Q1, दूसरा Q2। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस कवर होने ही वाला है, ज़्यादा नहीं बचा है। ये Q1 बेटा Q2, ये मान लेते हैं पहले रखा गया था 1 मीटर डिस्टेंस पे। कितना बेटा? 1 मीटर पे। और इनके बीच जो व्यय लग रहा था, बल कितना लग रहा था? F न्यूटन का। इनके बीच जो बल कार्य कर रहा था कितना मीटर था बेटा? F न्यूटन बल लग रहा था। ये वाला इसको धकेल रहा था, ये वाला इसको। ओके बच्चा, हम मान लीजिए इन्हीं बिंदु आवेशों को हम ले लिए और 2 मीटर दूरी पर रख दिए। कितनी दूर रख दिए बेटा? अब 2 मीटर। पहले 1 मीटर रखे थे, अब कितनी दूर रख दिए? 2 मीटर। तो क्या बल अब भी उतना रहेगा? नहीं बेटा, अब बल घटेगा। कितना घटेगा? वर्ग के रूप में। तो कितना बढ़ाए घटाए हैं? 2 मीटर किए हैं तो कितना घटेगा बेटा? 4 गुना। यानी अब जो बल है एफ डैश, वो कितना गुना घटेगा? वो 4 गुना घट जाएगा। यानी हमारा जो एफ डैश होगा, एफ से कितना कम हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। ओके बच्चों, अभी इसका हम फार्मूला आपको डिराइव करा देते हैं। 2 मिनट सहयोग कीजिए, तुरंत हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। ये हो गया। ऐसा बेटा इसके विपरीत अगर मान लो 1 मीटर से हम 50 सेंटीमीटर कर दें, यानी आधा मीटर पे कितने कर दें बेटा? आधा मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर, और आवेश वही हो Q1 और Q2। अब जो बल लगेगा बेटा ये डबल डैश, वो पहले वाले से 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या गुना बढ़ेगा? 4 गुना। भाई 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर पे था पहले, अब कितने हो गया? 50, आधा हो गया। तो आधा करेंगे तो अब जो बल लग रहा है वहाँ रखने पर वो पहले वाले बल से कै गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। इसके लिए अभी हम आपको फार्मूला डिराइव करा देते हैं, आप क्लियर हो जाएंगे कैसे होता है। तो आइए बेटा सबसे पहले एफ वर्सेस आर ग्राफ देखते हैं। एफ तथा आर के बीच हम लोग खींचते हैं ग्राफ। एफ तथा आर के लिए ग्राफ, यानी हम देख लें कि ग्राफ में हम कैसे बढ़ाते घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एफ वर्सेस आर ग्राफ। तो बेटा ये हो गया बल और ये हो गया दूरी। ओके बच्चा, ये बल का अधिकतम मान, यानी यहाँ बल अधिकतम हो जाता है, ये है फोर्स का डायरेक्शन, और ये बेटा दूरी यहाँ आने पर अधिकतम हो जाती है, ये है आर का डायरेक्शन। ओके बच्चा, तो करना क्या है, ध्यान दीजिए। अगर बल अधिकतम होगा बेटा तो दूरी न्यूनतम होगी, यानी कम से कम होगी। इसका मतलब समझिए, जैसे यहाँ समझा दे, यहाँ कैब न्यूटन बेटा 0 है, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30,
यहाँ से बेटा दूरी हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ओके मास्टर, ये हो गया बेटा। अब देखो बेटा, जब बल अधिकतम होगा यानी जब बल 30 पे होगा तो दूरी बहुत कम होगी। जैसे जैसे बल घटता जाएगा दूरी बढ़ती जाएगी और एकदम ग्राफ ऐसा आएगा बेटा, यानी बल घटता जाएगा तो दूरी वर्ग के रूप में बढ़ती जाएगी और हमको ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ आ रहा है बेटा, ये F वर्सेस R ग्राफ है। कौन दिया है बेटा? कुलाम सर ने दिया है। नियम पे ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। यह F वर्सेस R ग्राफ है, बहुत तेज़ी से घटता है, बहुत तेज़ी से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है बल वर्ग के रूप में घटता जाता है। ये हो गया बच्चों F वर्सेस R ग्राफ। F वर्सेस R ग्राफ यानी दूरी और बल के बीच खींचा गया वक्र है ये। ओके बच्चा, ये सही है। डन, क्लियर। अब आते हैं, बता देते हैं आपको कि कौन सा नियम लगता है, कैसे लगता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिए कैसे, यानी ये जो नियम लगा है उसका क्या गणितीय रूप है। इस नियम का बेटा हम गणितीय रूप बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए और ग्राफ का रूप बना लीजिए। ग्राफ ये F वर्सेस R ग्राफ बना लीजिए इसको। अगर बन गया हो तो बेटा हम चलें। ये देखिए, बल अधिकतम 30 पे तो दूरी 1 मीटर थी। जब हम 30 से नीचे आए तो दूरी बढ़ती गई। जैसे से बल घटता गया दूरी वर्ग के रूप में बढ़ती गई, या दूरी बढ़ी तो बल वर्ग के रूप में घटता गया। ये ग्राफ है बेटा F वर्सेस R ग्राफ। ये चिन्ह बताता है कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। आगे बढ़े हम लोग, चले मिटाएं इसको, मिटाते हैं बेटा। अब हम आपको फार्मूला डिराइव करा देते हैं कि ये भाई दूरी बढ़ने पर व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो लगता है वो क्या सूत्र है उसका। तो ध्यान दीजिए बच्चों, बिना विलंब किए आइए सूत्र पर डिपेंड करने देखते हैं कि क्या है, कैसे सूत्र आता है हमारा, और उससे संबंधित एक आध क्वेश्चन दे देंगे आपको। जैसे बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल फॉर्म देख रहे हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का मैथमेटिकल फॉर्म, गणितीय सूत्र क्या देखने जा रहे हैं बेटा? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का गणितीय सूत्र, यानी आप गणना कैसे करेंगे उसके लिए कोई फार्मूला वाला बनाए हैं कि डायरेक्ट आप चापेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसके लिए फार्मूला हम लोगों ने बनाया है, और एक मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो ये है। ध्यान दीजिए, पहले आपको शॉर्ट में बता देते हैं, फिर इसको बताते हैं कैसे आया। मैथमेटिकल फॉर्म पे ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए भाई, ये Q1 और ये Q2 दो बिंदु आवेश है बेटा। मान लेते हैं निर्वात में ये R दूरी पर रखे गए, तब ऐसी स्थिति में इनके बीच अगर लगने वाला बल F न्यूटन हो, यानी ये दोनों एक दूसरे को F न्यूटन बल से अगर प्रतिकर्षित करते हो, तो चचा कुलाम के नियमानुसार, कौन चचा बेटा? कुलाम चचा के नियमानुसार। कौन से चचा बेटा? कुलाम चचा, ना चचा, चचा नहीं बेटा, नियम वो साइंटिस्ट हैं। तो कुलाम के नियमानुसार, कुलाम के नियमानुसार क्या नियम है भाई? जरा देखिएगा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है F, वो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के क्या होता है? बराबर, जहाँ K अनुपाती नियतांक है। ओके मास्टर, अब मान लेते हैं बेटा कि हम मान लीजिए कि इन आवेशों के बीच की दूरी n गुनी बढ़ा दिए। जो आवेश थे Q1 Q2, इनके बीच की दूरी हमने n गुना बढ़ा दिया, यानी Q1 ये है, Q2 ये है। अब दूरी n गुना बढ़ा दिया। ध्यान दीजिए, दूरी कितना गुना बढ़ा बेटा? n गुना। तो पहले R थी, n गुना बढ़ाएंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी? NR। दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? NR। कब? जब हम n गुनी दूरी बढ़ा देंगे तब। ध्यान दीजिएगा बच्चा, हम लिखे नहीं है, स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा कि यदि पहले दूरी R थी, हमने n गुना बढ़ा दिया, तो अब दूरी कितनी हो जाएगी? NR। यानी पहले 1 थी, 2 कर दिए तो 2 मीटर बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गई। 3 मीटर करेंगे तो 3 गुना, 4 मीटर कर दिया 4 गुना, 5 किए तो 5 मीटर, यानी 5 गुना। जितना हम बढ़ा रहे हैं वही n का मान है। ओके, तो ऐसी स्थिति में बल मान लेते हैं F डैश लगता है। कितना लगता है बेटा? F डैश। तो जरा देखिएगा F डैश क्या आएगा बेटा? फिर वही लगाएंगे चचा का नियम। किसका नियम? कुलाम सर का। कुलाम के नियमानुसार क्या नियम कर रहे हैं बच्चा? ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि जो बल अब लग रहा है वो वही K तो वही है, Q1 वही है, Q2 वही है, दूरी बदल गई, NR का स्क्वायर हो गया। कितना हो गया बेटा? NR का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं NR का स्क्वायर क्या आएगा? F डैश जो आएगा, K वही है, Q1 वही है, Q2 वही है, दूरी N का वर्ग और R का वर्ग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आइए करते हैं तुलना, चाहे कर दीजिए भाग। क्या करते हैं बेटा? भाग। समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से।
समीकरण 2 में किसका भाग करने जा रहे हैं बेटा? समीकरण 1 से। क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में 1 से जैसे ही भाग करेंगे मिलेगा एफ डैश बटे एफ बराबर बेटा एफ डैश का मान के Q1 Q2 बटे एन स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके मास्टर, क्यू यहाँ पे होगा बेटा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू है, डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा डिवाइड का नियम है कि आप जब डिवाइड करते हो तो उसको उल्टा कर दो तो गुणा हो जाता है। एन स्क्वायर आर स्क्वायर है। ओके, हम कर देते हैं उल्टा, यानी आर स्क्वायर ऊपर कर देते हैं, के Q1 Q2 कहाँ कर देते हैं? नीचे। ये पूरा इसे कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई? एन स्क्वायर। तो एफ डैश बटे एफ बराबर 1 बटे एन स्क्वायर। ये बताओ बेटा इधर भाग, इधर क्या करेगा? गुणा। तो हमको फाइनल रिजल्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है एफ डैश बराबर एफ बटे एन स्क्वायर। यानी जो दूरी है वो बल बढ़ाने पर, यानी दूरी बढ़ाने पर बल वर्ग के रूप में घटेगा और घटाने पर बल वर्ग के रूप में बढ़ेगा। एफ डैश बराबर एफ बटे एन स्क्वायर। यानी क्या है कि कै गुना दूरी बढ़ाया गया या कै गुना दूरी घटाया गया। ओके बच्चों, एफ डैश बराबर एफ बटे एन स्क्वायर ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का गणितीय फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है। एफ डैश बराबर एफ बटे एन स्क्वायर। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन बताते हैं बेटा, तब आपको क्लियर करते हैं अगले गुणधर्म पे। इनके नियम की अगली शर्त क्या है? 2 शर्तें और बनी हैं। वीडियो में बने रहिए 10-5 मिनट और, ज़्यादा से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा इरेज करें, इसको नोट कर लिए, ये मेन फॉर्मूला याद रखिएगा। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का गणितीय सूत्र एफ डैश बराबर एफ बटे एन स्क्वायर। ओके, यानी ये अब क्या है? प्रारंभिक बल एफ डैश दूरी बढ़ाने या घटाने पर लगने वाला बल, यानी क्या है? कितना दूरी बढ़ा घटाया है। डन है जी? ओके बेटा, तो इसको मिलाते हैं। तो देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, 2-1 आप होमवर्क करके लाइएगा और हम इसके नियम को आगे समझाते हुए इसको समाप्त करते हैं। तो बच्चों बिना विलंब किए आइए एक वीडियो में बने रहते हैं और हम इसको कंप्लीट कराते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न है, आपको कहिए तो डेटा भी दिखा दे। मान लेते हैं कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच एक नियत दूरी पर, जरा उसमें इंक लगा दीजिए हमको, तो एक नियत दूरी पर कार्यरत जो वैद्युत बल है, कौन सा बल बेटा? वैद्युत बल, वो मान लेते हैं 150 न्यूटन, छोड़िए यार 100 न्यूटन लेके चलते हैं, 100 लेके चलते हैं, 100 न्यूटन है। ओके, तो क्या है बेटा? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच एक नियत दूरी पर कार्यरत जो बल है वैद्युत बल, वो 100 न्यूटन है। यानी जब एक निश्चित दूरी पर रखे गए थे तो बल कितना लग रहा था? 100 न्यूटन। तो पूछ रहा है बेटा, तो ज्ञात कीजिए, लो क्वेश्चन आ गया, ज्ञात कीजिए कि इनके बीच वैद्युत बल का मान क्या होगा? वैद्युत बल का मान क्या होगा यदि कंडीशन नंबर 1, 2, 3 तो बता दे रहे हैं, 3 क्या 4-5 दे दे रहे हैं, 2-1 को बता देंगे, बाकी आप कर लीजिएगा, हमने हिंट देना है खाली। पहला बेटा, यदि दूरी 2 गुनी कर दी जाए, यानी जितनी दूरी थी उससे हमने बढ़ा के 2 गुना कर दिया, 2 गुनी कर दी जाए। ओके मास्टर, चलिए दूरी 2 गुनी करके देख लेंगे। दूसरा बेटा, दूरी आधी कर दें, आधी मतलब वो तूफान वाली आधी नहीं, मतलब जितना है उसका आधा कर दें, दूरी आधी कर दी जाए। तीसरा बेटा, दूरी 1/3 मतलब 1/3 कर दिया जाए, जितना था उसका 1/3 1/3 कर दिया, 1/3 कर दी जाए। यहाँ बेटा दूरी
3 गुनी बढ़ा दी जाए। कै गुनी बढ़ा दे बेटा? 3 गुनी, यानी 3 टाइम कर दें, 3 गुनी कर दी जाए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूरी 1/4 कर दी जाए, यानी 1/4 कर दें, 1/4 कर दी जाए। एंड द लास्ट वन इज हियर कि दूरी 2/3 कर दें, यानी 2/3 कर दें बेटा। कितना कर दें? 2/3, 2/3 गुनी कर दी जाए, कर दी जाए। ये हो गया बेटा क्वेश्चन हमारा। अब हम चलेंगे आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन आपको देख लीजिए क्या कर रहा है बेटा। दो स्थिर बिंदुआवेश नियत दूरी पर कितना बल लग रहा था भाई, हम आपको यहाँ हल करना सिखा देते हैं। प्लीज़ एक बार आप पहला क्वेश्चन हल करके दिखा दे रहे हैं ताकि ऐसे ही हम आप लगा सकें, आप भी लगा सकें। ध्यान दीजिए, हल नंबर 1 बेटा क्या ज्ञात है हमको? ज्ञात है जो प्रारंभिक बल है वो 100 न्यूटन का है। कै न्यूटन बेटा? 100। प्रारंभिक बल जो है कै न्यूटन का है? 100। अब क्या करा बेटा? दूरी दोगुनी कर दी जाए, अर्थात यानी यदि दूरी दुगुनी कर दें, यदि दूरी 2 गुनी कर दें या 2 गुनी कर दिया जाए। कै गुनी कर दिया जाए बेटा? 2 गुनी कर दिया जाए। तो इस स्थिति में यानी क्या होगा भाई? तो इस स्थिति में हाँ, दूरी n गुनी कर दिया है, अर्थात n बराबर कितना कर दे बेटा? 2 हो। तो आइए व्युत्क्रम वर्ग के नियम के सूत्र से, व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार या नियम से क्या हमने पढ़ा है बेटा कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है F डैश, वो F/n² के बराबर होता है। तो F कै न्यूटन है बेटा? 100 न्यूटन। n का मान बेटा 2 है, 2 का वर्ग 100/2 का वर्ग कितना होता है? 4 भाग देंगे तो 25 न्यूटन आएगा। कै न्यूटन आएगा बेटा? 25 न्यूटन। तब बल हमारा जो है, अब जो बल लग रहा है, पहले लग रहा था 100 न्यूटन का, दूरी दुगना किए तो बल कितना हो गया बेटा? 25 न्यूटन। 2 वर्ग के रूप में घटा कि नहीं घटा? बिल्कुल। तो बेटा ऐसे ही अगर दूरी आधी कर दें, यहाँ देखिए हल नंबर 2 हम करा देते हैं, और इसके बाद आपको चार्ट जो बचा है होमवर्क करके आना है। आप इसको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि आंसर क्या आएगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल यहाँ है। यहाँ ध्यान दीजिए क्या ज्ञात है बता दीजिए। आपको ज्ञात है कि F जो था पहले शुरू में 100 न्यूटन था। अब आप कह रहे हो दूरी आधी कर दी जाए। यदि दूरी आधी कर दें, आधी का मतलब 1/2, आधी कर दी जाए, दूरी कितनी कर दी जाए बच्चा? आधी कर दी जाए। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या मिलेगा? आधी कर दी जाए तो n बराबर कितना होगा? 2 होगा। तब बेटा हम लगाएंगे वही व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग के नियम से, नियम क्या है बच्चा कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहता है बेटा कि F डैश होता है F/n² के। F किसके बेटा? n²। F कितना है बेटा? 100, n है 1/2 का स्क्वायर। तो F डैश 100/1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये 100 गुणे 4/1, तो 4 दहा में बेटा 400। तो F डैश जो आया अब 400 न्यूटन हो गया। ओके बच्चा, ये हो गया हमारा नियम नंबर 2। ओके, क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको नोट करके आना है। ध्यान दीजिए, इसको करके आना है। जो 4 बचा है, हमने 2 बताया है। अब आपको बेटा हम इस नियम के लास्ट में ले चलते हैं और आपको क्लियर करा के ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, इसको नोट करिए, हम इरेज करें, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चलें बेटा, तो आइए देखते हैं क्या है। बस 5 मिनट और 5 मिनट घड़ी से देखकर आप घड़ी में देखते रहिए। 5 मिनट में पूरा नियम खत्म कर देंगे। क्या कूलाम के नियम की सीमाएं, पूरा नियम कंप्लीट। उसके बाद पे सवाल जो है आगे लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कूलाम के नियम पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे बेटा, अगले लेक्चर में, लेक्चर 05 में। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं कूलाम के नियम की तीसरी शर्त क्या है। 2 शर्तें हमने पढ़ लिया है, तीसरी शर्त देखते हैं बेटा। कूलाम का नियम जो है आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। क्या बच्चा? आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। क्या? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम
आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। कूलाम का नियम आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है बच्चों। इसका हम एक वीडियो देंगे आपको, एक अलग से लेक्चर देंगे कूलाम के नियम का, अगर आवेश माध्यम बीच में आता है तब। कूलाम का नियम आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। और एक कॉमन बात बता दे बेटा कि इससे संबंधित एक लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम के लिए, जब आप आवेश के बीच रखेंगे माध्यम को। ओके बेटा, ये तीसरा था इनका। चौथा बेटा कि कूलाम का नियम जो बेटा यानी जो वैद्युत बल होता है, कूलाम का नियम क्या है, वैद्युत बल आधारित है। तो क्या है बेटा, ये कह रहे हैं कूलाम के अनुसार यानी जो वैद्युत बल होता है बेटा वो एक संरक्षी बल होता है। वैद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, अर्थात वैद्युत बल संरक्षी होता है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि अगर आप दो आवेशों के बीच दूरी करें यार, संरक्षी का मतलब होता है कि बेटा अगर आप दो आवेश जो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, उन बलों से उनके ऊपर जो दबाव लगता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आवेश परिणाम जो होता है शून्य होता है। यानी यहाँ समझिए यार, इसे समझ लीजिए, जैसे आपका ये Q1 है, ये Q2 है। अब बेटा ये इसको धकेलता है, ये इसको धकेलता है, तो दोनों बल आरोपित करते हैं। तो F12 आरोपित करता है किस पे, F21 पे, यानी पहले पर दूसरा लगाता है, दूसरे पे पहला, जो परिमाण में समान दिशा में विपरीत होते हैं। इन दोनों का बेटा अगर ये माइनस, इसको इधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी F12 जो होगा F21 के बराबर, और दोनों का योगफल करेंगे तो कितना आएगा बेटा 0, इसलिए संरक्षी होता है। वैद्युत बल एक संरक्षी बल है, अर्थात इस बल के अंतर्गत किया गया जो भी कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत बल के अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, अर्थात कि अगर हम वैद्युत बल के अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता बेटा, पथ पर, यानी पाथ चाहे जो हो उस पर हमारा कार्य निर्भर नहीं करता। अर्थात ये है कि अगर कोई सिस्टम जिस बिंदु से प्रारंभ हुआ और लौट कर उसी बिंदु पर चला आया वैद्युत बल के कारण, तो ऐसी स्थिति में वहाँ कार्य शून्य होगा। ओके बेटा, ध्यान दीजिए, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2026 में आ चुका है कि वैद्युत बल के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है या वैद्युत बल के अंतर्गत किसी निकाय की जो ऊर्जा होती है कितनी होती है, तो बेटा शून्य होती है। कब, एक पूर्ण चक्कर में। एक पूर्ण चक्कर में निकाय की ऊर्जा कितनी होती है, शून्य। तो कोई दिक्कत हो आप पूछ लीजिए। तो ध्यान दीजिए, तो क्या बेटा वैद्युत बल के अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी वैद्युत बल संरक्षी होता है। यानी यहाँ समझिए ऐसे, जैसे एक आवेश यहाँ है, ये है एक बड़ा आवेश Q कूलाम का, इसको यहाँ तक ऐसे ले आएँ, चाहे ऐसे ले आएँ, चाहे ऐसे घुमा के लाएँ, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके अलावा यहाँ ले आएँ, यहाँ इसे करते कैसे भी आप लाएँ, अगर यहाँ पे ला रहे हैं तो ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा, कैसे ला रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करेगा। यही है संरक्षी, यही संरक्षण का मतलब है कि पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, कहाँ से कहाँ चले उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ये यहाँ से यहाँ आया है, चाहे सीधे ले आइए हैं, चाहे घुमा के लाए हैं, चाहे इसे लाए हैं, चाहे इसे लाए हैं, इस सभी स्थितियों में कार्य एक ही होगा, कार्य सेम होगा। और हाँ, अगर जिस बिंदु से चले हैं लौट आए उसी बिंदु पर, तो ऐसी स्थिति में कार्य शून्य होगा, यानी इस निकाय की ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। अगर मान लीजिए पॉइंट ए से चले, घूमते हुए यहाँ से पुनः पॉइंट ए पर पहुँच गए, तो ऐसी स्थिति में वर्क डन कितना होगा बेटा, 0। लेकिन कब, अगर हम कार्य किसके अंतर्गत कर रहे हैं, वैद्युत बल के अंतर्गत। और क्यों, वैद्युत बल एक संरक्षी बल है बेटा, इसीलिए। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा नियम नंबर 3, चौथा आपका सीमाएं। क्या सीमाएं हो गई बेटा, 4 सीमाएं। इसको क्लोज कीजिए। चलो बेटा ध्यान देते हैं, ये आपका चौथी सीमा थी। सीमा मतलब शर्तें हैं। अगला बेटा क्या बताया कि कूलाम का नियम जो है वो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगता है। कहाँ लगता है बेटा, स्थिर बिंदु आवेशों पर। क्या इस नियम को हमने पढ़ाया था कि नहीं? और बेटा इनका हाँ एक और कि कूलाम का जो 5वां है बेटा, 5वां सिद्धांत ये है कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल की दिशा किसके बीच बेटा, 2 बिंदु आवेशों के बीच, 2 बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाले दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की दिशा, या जो वैद्युत बल होता है बेटा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इससे आइए लगने वाला वैद्युत बल इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इनके केंद्रों को, किसके केंद्रों भाई? आवेशों के केंद्रों को, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। बेटा ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल इनके केंद्रों को मिला रेखा के अनुदिश लगता है। अर्थात यहां देखिएगा, ये हमारे दो बिंदु आवेश है बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है। अगर इनके बीच जो बल लग रहा है बेटा, ये इनके केंद्रों को मिला रेखा अगर ये है, इनके केंद्र को इसके केंद्र से मिला रेखा ये है, तो बल इसी रेखा के अनुदिश, इसी इनके केंद्रों को मिला रेखा के अनुदिश लगेगा। अर्थात ये बल ऐसे इधर लगेगा, ये वाला इस इधर लगेगा। यानी ये ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये जिससे हमारे पास बिंदु आवेश Q1 Q2 है बेटा, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला जो है इसको ऐसे लगा दे बल, ये ऐसे लगा दे, ऐसे लगाएगा, हमेशा ऐसा लगाएगा, इधर इधर नहीं प्रतिकर्षित करेगा बेटा। ऐसे ये भी है कि ये इधर ही लगाएगा ना, तो इधर प्रतिकर्षित करेगा ना इधर। ये वाला एग्जैक्ट है, ये दोनों क्या होंगे? गलत। ये वाला एग्जैक्ट होगा, ये दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। यानी ये इनके केंद्रों को मिलाई रेखा के अनुदिश हमेशा बल कार्य करता है। अगर सजाती हैं तब V जाती हैं, अर्थात अलग अलग प्रकृति के हैं। जैसे ये प्लस वाला, ये माइनस वाला है, ये प्लस Q1, ये माइनस Q2। अब इनके केंद्रों को मिलाएं तो बेटा इसी रेखा के अनुदिश ये लगाएगा, ये लगाएगा। ये होगा F12, ये F21, पहले पर दूसरा, दूसरे पर पहला। ओके बच्चों, यानी पहले पर कौन लगा रहा है? दूसरा वाला। यहाँ दूसरे पे कौन लगा रहा है? पहला वाला। ये हो गया बेटा आपके कूलाम के नियम की अगली और अंतिम शर्त। तो नोट कर लीजिए बेटा। अब हम आपको आगे कूलाम के नियम से संबंधित अच्छे अच्छे सवाल लगवाएंगे, जहां हम गुरुत्वाकर्षण नियम से तुलना भी कराएंगे बेटा, समानता असमानता भी बताएंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे बेटा। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम। वेट फॉर लेक्चर 05।